कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 3 छात्रों की बारिश का पानी भर जाने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एमसीडी ने एक्शन लिया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित भी किया है। साथ ही एमसीडी ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जवाब तलब किया है। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। साथ ही अधिकारियों ने इलाके में बुलडोज़र भी उतार दिया है। यहां अतिक्रमण को हटाने के लिए क्षेत्र में कई इमारतों के हिस्सों पर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई। बुलडोज़र ने नालियों को अवरुद्ध करने वाले सीमेंट के ब्लॉक्स को भी ड्रिल किया और कुछ अवैध निर्माण को हटाया। कोचिंग सेंटर के बाहर बने अवैध रैंप भी गिराए गए। दिल्ली में कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत से छात्रों में गुस्सा है। छात्र सड़क पर जमे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और मारे गए छात्रों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और शाम को मोमबत्ती जलाकर नारे लगाए गए। मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी पहुंचे। एक तरफ छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कोचिंग हादसे की गूंज संसद के अंदर भी सुनाई दी। बीजेपी ने एमसीडी पर सवाल खड़े किए और हादसे के लिए दिल्ली की आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? कांग्रेस ने भी दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले की जांच की मांग की है। There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आम आदमी पार्टी ने हादसे में मारे गए छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि एक काले रंग की कार बिल्डिंग के सामने से तेजी से गुजरी, जिसके बाद कोचिंग सेंटर में पानी भरने लगा। दिल्ली पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और राजेंद्र नगर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संवाददाता दीपाली नंदा ने हालात का जायजा लिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर पिछले 2 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर 27 जुलाई को एक दुखद घटना हुई जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई और उसके बाद से हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन छात्रों का जारी है। लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई की जा रही है, एमसीडी के बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। सुबह से ही जितनी भी इंक्रोचमेंट कोचिंग सेंटर्स की तरफ से की गई है इस इलाके में, उन्हें यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। और पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एस्पिरेंट्स मौजूद है, छात्र मौजूद है जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से गर्मी है और यहाँ पर एक जो एस्पिरेंट है वो बेहोशी की हालत में भी पड़ा हुआ है। तो कितना ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है अब इंटेंस होता जा रहा है, इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली की बात करें तो गर्मी काफी है, ह्यूमिड काफी है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि जो एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि जितनी भी नेग्लिजेंस है यहाँ पर प्रशासन और कोचिंग सेंटर मालिकों की तरफ से उसे दूर किया जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। कुछ छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। आप लोग बताएं यहाँ पर ये सब कुछ क्या क्या हुआ है अभी एक्चुअल मैम हम लोग यहाँ लास्ट 2 डेज से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट की हालत सबकी खराब होती जा रही है, ना हम पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हमें दिखाया जा रहा है कि हम बड़े बड़े न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि हम बुलडोजर चल रहा है, इसको सिक्योर किया जा रहा है, राउज आईएएस को सिक्योर किया जा रहा है। कहाँ पे बुलडोजर चल रहा है? जहाँ पे नहीं चलना चाहिए, कोई मतलब नहीं वहाँ पे। यहाँ की एक ईंटें नहीं उठी है मैम, हमें गुमराह किया जा रहा है। ना एमसीडी का कोई मेंबर अवेलेबल है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। जस्टिस के नाम पे हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है मैम। बेसिक चीजें हैं, जो 5-6 लोग हैं तो मतलब 5-6 हमारे मांगे हैं, उसको बस कर दे पूरा। तो कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में क्यों है बवाल और छात्रों की मौत का कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। आज लोकसभा में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा इंटर्नशिप स्कीम को उन्होंने मजाक बताया। राहुल ने अपने भाषण में पेपर लीक, जाति जनगणना की बात भी उठाई। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश का हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। 12वीं में अच्छे नंबर चाहते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको क्लास 9 से ही अच्छे नंबर लाने का दबाव पड़े। एनसीईआरटी ने एक नया सुझाव दिया है, जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों को 12वीं की रिपोर्ट कार्ड में जोड़ने की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों का मकसद 12वीं की परीक्षा में बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। क्या है सिफारिशें, बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, बहुत ही रोचक सुझाव आए हैं। एनसीईआरटी की इकाई है परख, उसके द्वारा और एक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के असेसमेंट को शामिल करने की सिफारिश की गई है। कक्षा 12वीं का जो फाइनल असेसमेंट होगा उसमें इसके लिए एक वेटेज सिस्टम का जो है पालन करने की बात कही गई है। इसमें कक्षा 9 के जो नंबर आते हैं उसका 15% वेटेज रहेगा, जबकि कक्षा 10 के जो मार्क्स आते हैं उसका 20%, कक्षा 11 का जो मार्क्स आते हैं उसका 25% वेटेज रहेगा और कक्षा 12वीं के जो असेसमेंट होगा उसका 40% वेटेज रहेगा। और इन सबको मिला के फाइनली कक्षा 12वीं का एक असेसमेंट तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाएंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होगा जिसमें कि आपके होलिस्टिक एजुकेशन हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, होमवर्क्स हो गए, उनको शामिल किया जाएगा, जबकि समेटिव में आपके जो टर्म एग्जामिनेशन है उनको शामिल किया जाएगा। और इसके लिए भी तमाम जो क्लासेस हैं उसमें अलग अलग रहेंगे। जैसे मसलन कक्षा 9 में आपके 70% फॉर्मेटिव रहेंगे, जबकि 30% ही समेटिव रहेंगे। यही बढ़ते बढ़ते कक्षा 12वीं में 70% समेटिव रहेंगे, जबकि 30% के करीब जो है वो फॉर्मेटिव रहेंगे। इसकी सिफारिश की गई है। साथ ही क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है, जिसमें कक्षा 9 और 10 में 40-40 क्रेडिट दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 11 और 12 में 44-44 क्रेडिट दिए जाएंगे। ये सारे सुझाव रखे गए हैं। इन सुझाव पर फिलहाल जो है वो बातचीत चल रही है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं करीब 32 स्टेट बोर्ड के सामने ये रखे गए हैं। उनके स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन हो रही है और एक बार सबके सब सुझाव आ जाएंगे उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन एक रूपरेखा, एक गाइडलाइन जो है वो इस जो सिफारिशें हैं उसमें तय की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेल को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने कथित भूमि घोटाला के एक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को इस मामले में हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुए हैं। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 81,908 और निफ्टी ने 24,999 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तर से बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, ऑटो शेयरों में रही। एफएमसीजी, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। फिर से आपका स्वागत है। जल्दी ही टमाटर के साथ साथ आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है। इसके अलावा सरकार दालों की कीमतें कम करने पर भी विचार कर रही है। कंज्यूमर अफेयर सचिव निधि खरे ने ये जानकारी दी। निधि खरे से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। मैम, टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच गया है। राहत देने के लिए आपने भी वैन चलाई है, क्या योजना है? कितने भी बेचेंगे टमाटर? देखिए, हम लोगों ने इसका एक एग्जामिन किया कि टमाटर के प्राइसेस क्यों इतने अधिक बढ़े हुए हैं और ये पाया कि एक्चुअली विंडफॉल मार्जिन्स के साथ प्रॉफिटियरिंग हो रही है रिटेलर्स के द्वारा और इस कारण से हम लोगों ने जो होलसेल मंडी है वहां से टमाटर ले करके हम 60 रुपीज में उपभोक्ताओं को मोबाइल वैन के माध्यम से और जो एनसीसीएफ के अलग स्टोर्स हैं उनके माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। आलू और प्याज की कीमतें भी बढ़ गई है। 50 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, आलू भी 40 रुपए से कम नहीं है, तो उनकी कीमतों पर भी कुछ करने कंट्रोल करने कोई योजना? मैं ये बताना चाहूंगी कि अब हमारी जो होलसेल मंडियां हैं, यहाँ तक कि आजादपुर मंडी वगैरह भी, यहाँ पे भी 28 से 33 रुपए प्याज बिक रहा है। इसमें भी हमारे एक कड़ी निगरानी चल रही है और जिस समय भी हमें लगेगा कि नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो निश्चित तौर पे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैम, दाल को लेकर के कोई कदम उठाने की आपको लगता है जरूरत है? काफी सारे कदम हमने सरकार की तरफ से आते हुए भी देखे हैं, और कुछ और कदम होंगे? तो आपने जैसे देखा कि हम लोगों ने दालों के मूल्य के नियंत्रण के लिए न केवल हम लोगों ने स्टॉक लिमिट्स अभी इम्पोज कर दी हैं जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि होलसेल मंडी में लगभग 4% का डिक्लाइन सभी दालों की कीमतों में हुआ है, जो कि आप रिटेल में भी अब देख सकते हैं।
और आने वाले समय में चूंकि बहुत अच्छी बारिश हुई है जिससे कि किसानों ने बढ़ चढ़ करके बुआई में हिस्सा लिया है, तो अरहर के दाम में भी काफी उत्तरोत्तर इसमें डिक्लाइन होगा। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान फूड सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार का फोकस दालों की बुआई बढ़ाने पर है। साथ ही संजीव चोपड़ा ने ये भी कहा कि फल और सब्जियों की महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है। सबसे पहले दालों से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो अभी भी रेड जोन में यहाँ पर हैं। किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर हम बनती हुई देख रहे हैं? इस साल जो हमारी अभी बोनी की फिगर्स आ रही हैं, कितना सोइंग हुआ है, उसमें पता लग रहा है कि पल्सेस में काफ़ी हमारी इंक्रीज़ हुई है। ऑलमोस्ट 30% जंप इन द एरिया विच इज़ बीन सोन पल्सेस, एंड एज अ रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि जो तूर का हमारी जो काफ़ी दिक्कतें रही पिछले कुछ महीनों में तूर के कारण, तो अगर जो प्रोजेक्टेड हमारी फिगर्स हैं तूर की 45 लाख टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तूर की प्रोडक्शन, और उसके चलते जो दिक्कतें हुई थी पिछले कुछ महीनों में हमको, पिछले एक साल में, वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो हमारा ये भी कोशिश अब चल रही है कि किस तरह एरिया को डाइवर्सिफाई करें, किस तरह नए एरिया लाएं हम दालों के दलहन की खेती के लिए, और उसके अलावा किस तरह हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेके आएँ। लेकिन जहाँ तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इन्फ्लेशन है वो क्वाइट ऑन द हायर साइड है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सरकार कोशिश कर रही है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी विसिनिटी में, उनके पास में हम वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएं, और वेजिटेबल क्लस्टर्स को बनाकर एक फार्मर्स ग्रुप बनाकर FPOs के जरिए वो हम प्रोड्यूस अर्बन सेंटर्स में दें। तो ये अभी हमने प्रस्ताव शुरू किया है विचार करना, और मुझे आशा है कि अगले 1-2 महीने में इस पर क्लैरिटी आएगी, और जो टॉप क्रॉप्स पर्टिकुलरली जो हैं उसकी इन्फ्लेशन में हमें काफ़ी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। गुजरात में इन दिनों चांदीपुरा वायरस ने खौफ फैला रखा है। गुजरात में इस वायरस से अब तक 53 बच्चों की मौत हो गई है। इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, जानने के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से खास बातचीत की केतन जोशी ने। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 53 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारियां हैं और अभिभावकों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। सर बताइए, हमने क्या क्या तैयारियां की है और खासकर अभिभावक क्या ख्याल रखे? पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़े हैं। अच्छी बात वो बताऊंगा कि पिछले 2 दिन में यहाँ पर कोई नया एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा, जितने भी यहाँ पर दाखिल हुए थे उसमें से मेजोरिटी वो सस्पेक्टेड केस थे, और 2 बच्चे, एक बच्चा चांदीपुरा पॉजिटिव था वो डिस्चार्ज हो गया, दूसरा बच्चा अभी फिलहाल दाखिल है, वो भी चांदीपुरा पॉजिटिव है लेकिन स्टेबल है और 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं वो सारे माता पिता को जिनके घर में अपने बच्चे 0 से 14 साल की उम्र के हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दिमाग से आप चांदीपुरा नामक वायरस का डर निकाल दीजिए। वायरल एनकेफेलाइटिस इस सीज़न में बरसों से हो रहा है। हमारा एज अ पेरेंट्स एंड अ डॉक्टर आपको एक ही विनती करते हैं कि अगर बच्चे को बुखार आता है, खींच आती है, बच्चा सुध बुध गंवा देता है, या बहुत ही ज़्यादा नबड़ाई वीकनेस है और डायरिया वॉमिटिंग है, तो मेहरबानी करके अपने घर पे रह के टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्द से जल्द आसपास की बड़ी हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर सेंटर या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल आप बच्चे को ले आइए, जिसकी वजह से डॉक्टर अच्छे से उसको सारवार दे पाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 2-3 दिन के बाद आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन में घुस जाते हैं, ना केवल एनकेफेलाइटिस लेकिन लीवर फेलियर या हृदय पे इफेक्ट या किडनी पे, ये सारी जब इफेक्ट हो जाती है उसके बाद आप कुछ भी करो, ऐसे बच्चों को बचा नहीं सकते। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि जल्द से जल्द आप बच्चे को हॉस्पिटल ले आइए, डॉक्टर के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करके सारवार अर्ली फेज में चालू कर देंगे तो चांदीपुरा हो तब भी बच्चे बच सकते हैं, तो वो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि सुपरिंटेंडेंट साहब ने बताया, इस तरह से अगर अभिभावक है वो स्टेप लेते हैं तो अपने बच्चे की न केवल जान बचा पाएंगे लेकिन ये वायरस आगे फैलता हुआ भी अटक जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब देखते हैं ओलंपिक का अपडेट।
पेरिस ओलंपिक का आज तीसरा दिन है। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। ओलंपिक के दूसरे दिन ब्रॉन्ज के साथ भारत का खाता खोलने वाली मनु भाकर ने आज सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब कल यानी मंगलवार को एक और कांस्य पदक के लिए चौथे नंबर की कोरियाई जोड़ी का ये लोग सामना करेंगे। इधर बैडमिंटन और एयर राइफल में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारतीय शूटर रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल से बाहर हो गई है। बैडमिंटन में लगातार 2 हार के बाद महिला युगल अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्त्रो की जोड़ी का सफर अब दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा। मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मुकाबले में अर्जुन बाबूता भी बाहर हो गए हैं। आज हॉकी में भारतीय टीम पूल बी के अपने दूसरे मैच में रियो ओलंपिक की चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ी। भारत अर्जेंटीना का मैच 1-1 से ड्रॉ पर छूटा। अर्जेंटीना के लिए मैक्रो कैसेला ने 22वें मिनट में गोल लगा। वहीं भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल के 59वें मिनट में अहम गोल दागा। तीरंदाजी में भी निराशा हाथ लगी है। भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल खेला, जिसमें भारत को तुर्की के हाथों 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। और अब आपको बता दें, जो मेडल टैली है सबसे ऊपर चीन है कुल 8 मेडल्स के साथ, और 9 मेडल्स के साथ। जापान है 8 मेडल्स के साथ। कोरिया 7 मेडल। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर 6 मेडल के साथ, और भारत 22वें नंबर पर इस वक्त 1 मेडल के साथ। और ये 1 मेडल भारत को शूटर मनु भाकर ने दिलवाया है। ये पहला पदक दिलाने के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। इस पदक के साथ भारत का ओलंपिक में शूटिंग में 12 साल का मेडल का सूखा भी खत्म हो गया है। Honestly, I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do, and just leave whatever. The destiny, you can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that, you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।